नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं भूगोल के आईएमपी क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। पहली यूनिट है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक का एक प्रश्न होगा और एक अंक के 2 प्रश्न होंगे। इसमें पहला प्रश्न है मोस्ट आईएमपी, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है। प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्राचीन समय में तकनीकी ज्ञान कम होने के कारण मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और वह प्रकृति की पूजा करता था। इसी प्रकार इसमें निश्चयवाद पहले चला, उसके बाद अनेक नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। उसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है मानव के प्राकृतिककरण की 2 विशेषताएं लिखिए। मानव के प्राकृतिककरण का मतलब होता है मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होना, क्योंकि तकनीकी ज्ञान का कम होना। इसमें 2 वही बात बताई गई है कि मानवीय क्रियाएं प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे इसी सैंपल ने कहा था कि मानव प्रकृति का मात्र धूल कण है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता पढ़ेंगे, प्रकृति को महान और मनुष्य को प्रकृति का दास समझा गया। वही बात आ गई, प्रकृति का मनुष्य को दास समझा गया, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य अपने कार्य को करता था। दूसरा प्रश्न है आईएमपी, संभववाद क्या है, अथवा इसको इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि प्रकृति के मानवीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखिए यहाँ पर प्रकृति के मानवीकरण मतलब धीरे धीरे मनुष्य ने प्राकृतिक चीज़ों को समझा और उसमें परिवर्तन करना शुरू किया। इसे ही संभववाद कहा गया। पहले निश्चयवाद थी, दूसरी विचारधारा संभववाद क्या है आ गए। तो प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। इसे ही संभववाद कहा गया। बिल्कुल सही बात है। यदि हम किसी वातावरण में बहुत दिनों तक रहेंगे तो हम उस वातावरण को समझ लेंगे और उसके अनुरूप उसमें ढलने के लिए हम धीरे धीरे कार्य करने लग जाएंगे। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हुआ, हमने ऊनी वस्त्र पहनना शुरू कर दिए, हमने पर्यावरण को समझ लिया। उसी प्रकार गर्मी आएगी तो हम उसी प्रकार के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। मतलब हमने धीरे धीरे प्राकृतिक कार्यों को समझ लिया या प्राकृतिककरण को समझ लिया। इसकी अगर आप 2 विशेषता हमने दूसरी बार पूछा है, प्रकृति के मानवीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मनुष्य को स्वतंत्र कारक बताया गया, प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे हम परिवर्तन करना शुरू कर दिया तो ये चीज़ें आना स्वाभाविक थी। अब तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं बताइए। अथवा इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले इसे प्रस्तुत किया, जिसे रुको और जाओ भी कहा गया। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती हैं। पर्यावरण का नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती हैं। इस प्रकार रुको और जाओ की संकल्पना का जन्म हुआ। मतलब इसका ये कहने का मतलब था कि जब पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के विचारों में मतभेद होने लगे तो एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया। मतलब प्रकृति में बिना छेड़छाड़ किए ही आप परिवर्तन कर सकते हो। तीसरे पॉइंट में बताया गया है पर्यावरण का नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती हैं। ये विचारधारा पर्यावरण का नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती हैं। इसी प्रकार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव भूगोल के 4 उपागम बताइए। मानव भूगोल के 4 उपागम की बात हो रही है यहाँ पर। तो अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, मानवतावादी या अमूलवादी, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। मैंने 6 उपागम लिख दिए, इसमें से आपको 4 पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है कि निम्न में से बताइए कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसलिए आपको 6 याद होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार एक प्रश्न 2 नंबर में पूछता है मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेड जेल अगर 2 अंक में पूछे ना तो यही शब्दावली रखना है आपको, इसमें बढ़ाना नहीं है।
इसी प्रकार 1 नंबर का मैंने कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के भी निकाले हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में मानता हूँ, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसे ही रुको और जाओ की संकल्पना भी कहा जाता है। इसी प्रकार 1 नंबर में और भी प्रश्न हैं। जैसे जनसंख्या भूगोल किस सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? तो हमको पता है कि जनांकीकी के अंतर्गत ही जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल की 2 शाखाएं बताइए। निर्वाचन भूगोल एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो मतदान होता है, मतदान की प्रक्रिया होती है, उसे निर्वाचन भूगोल के अंतर्गत बताया गया। ऐसे ही सैन्य भूगोल, किसी देश की राजनीतिक सीमाओं में सैन्य व्यवस्था का वर्णन सैन्य भूगोल में किया गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल की शाखाएं बताइए। ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आर्थिक भूगोल की शाखाएं जैसे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये सब इसमें आ जाएगी आर्थिक भूगोल की शाखाओं में। 1 नंबर का प्रश्न फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानवतावादी विचारधारा का विकास कब हुआ? तो 1970 के दशक में मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ। इस मानवतावादी विचारधारा को ही कल्याणपरक विचारधारा भी कहा जाता है। मानव भूगोल के भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेडरिक रेडजेल, कुमारी इसी सैम्पुल, ये रेडजेल की शिष्या थी। ये दोनों नवनिश्चयवाद के समर्थक थे। विडाल डी ला ब्लाश और ब्रुंश, ये 4 हैं जो मानव भूगोलवेत्ताओं के हैं। ये 2 अंक में पूछेंगे तो ये आधा आधा नंबर का रहता है। एक नाम आधा नंबर का, दूसरा नाम आधा नंबर का, ऐसे 2 नंबर मिलते हैं। फिर मैंने वही बताया, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ही आमूलवादी विचारधारा का कहलाती है। उस जब समाज बहुत अमीरी और गरीबी में बंटने लगा था तो कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उसे आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहा जाता है। ये रिक्त स्थान में पूछ सकता है, बेंदा मध्य भारत के किस क्षेत्र में या किन जंगलों में रहता था? तो इसका मतलब है कि बेंदा मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। आपको अबुझमाड़ शब्द आपको याद रखना है। मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। देखो वहाँ पर उपागम आए थे और यहाँ उपक्षेत्र आए। वहाँ उपागम में हमने देखा था 6 उपागम थे। अब मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखो। बहुत सारे उपक्षेत्र हैं, इसमें सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐसी बहुत सारे उपक्षेत्र। इसमें से हमने 2 पूछे तो 2 लिख दिए कि सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ये दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी या तकनीकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो देखो हमने देखा है कि तकनीकी के कारण ही मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सका। इसी प्रकार सत्य असत्य में वो पूछ सकता है कि मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। बिल्कुल सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। इसको हमने संभववाद में देखा था कि मानवीय क्रियाएं धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा है, रेडजेल निश्चयवाद का समर्थक था। बिल्कुल रेडजेल निश्चयवाद की विचारधारा ही रेडजेल ने दी थी, तो बिल्कुल ये निश्चयवाद का समर्थक है। मानवतावादी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। बिल्कुल था। सामाजिक, इसे कल्याणपरक विचारधारा भी कहा जाता है या मानवतावादी विचारधारा भी कहा जाता है। और 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषण के प्रयास हुए। बिल्कुल अन्वेषण मतलब खोज के कार्य हुए थे और यहीं से भूगोल में इसका महत्व बढ़ गया था, यहीं से मात्रात्मक क्रांति का आगमन हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि 2 नंबर में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-2 पॉइंट ही लिखना है। और मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न दिए, पक्का है कि इन प्रश्नों के अलावा और कोई दूसरे प्रश्न नहीं बन रहे और यही महत्वपूर्ण है। आपको देखो परीक्षा में कैसे लिखना है ये भी मैंने समझाया गया। पहले प्रश्न में 2 नंबर में अगर आप ऐसा लिखोगे तो बिल्कुल आपको 2 नंबर मिलेंगे। मानव के प्राकृतिकरण की 2 विशेषता लिखी, इसमें मैंने आपको उतना ही बताया जितना 2 अंक में पूछा जाता है। संभववाद क्या, उसमें भी ज़्यादा मैंने आपको सामग्री नहीं दी है, बहुत कम दी है और बहुत आसानी से समझ में आ जाए ऐसी सामग्री बनाई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको एक बार जरूर करके जाए। धन्यवाद।